हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम क्लास 3। पिछले कुछ क्लासेस में हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड या प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस, जो अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। When a ray of white light enters from air into a glass lens, it undergoes a change in। जब कोई लाइट, जब सफेद प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के लेंस में जाती है तो उसमें किस चेंज में चेंज आता है। याद ये रखना होता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी या आवर्ती चेंज नहीं होती है, बाकी सब कुछ चेंज होता है और ये चेंज नहीं होती है। तो यहाँ से हम कह क्या सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है बाकी सब कुछ चेंज होगा। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी या आवर्ती, तो ये गलत है क्योंकि ये पूछता है अंडरगोज ए चेंज इन, कि चेंज होता किसमें है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। बी है स्पीड, स्पीड बिल्कुल चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड बोथ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो सी भी नहीं है। डी ऑप्शन है वेवलेंथ एंड स्पीड बोथ, मतलब वेवलेंथ भी चेंज होता है और स्पीड भी। याद हो तो हमें किस तरह का फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू λ1 by λ2 v1 by v2। तो यहां से क्या समझ में आता है कि म्यू के साथ लैम्डा भी चेंज होता है और v भी चेंज होता है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है कि एक उभयोतल लेंस यानी एक कॉन्वेक्स लेंस जो है फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, की जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये इसकी इमेज बना रहा है, रियल इमेज। सपोज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस टेंड्स टू इंफिनिटी, किसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इंफिनिटी की तरफ होने जा रहा है, मतलब ये बहुत पतला लेंस है। देन द इमेज विल बी, ये बोलता है कि अगर धीरे धीरे ये प्लेन ग्लास में चेंज हो जाए, लेंस प्लेन ग्लास में चेंज हो जाए तो क्या होगा, तो जो इमेज या प्रतिबिंब है क्या ये डिसअपियर होगा, रिमेन्स एज रियल इमेज, क्या रियल इमेज की तरह रहेगा, वस्तु की साइज का और आभासी बनेगा, या इसमें विपथन दोष आ जाएगा, या हम कह सकते हैं सफर फ्रॉम एब्रेशंस। देखो विपथन क्या होता है, जब सही से इमेज नहीं बन पाई। याद रखना है अगर किसी ग्लास सरफेस की दोनों रेडियस सेम हो, मतलब दोनों सरफेस के लिए रेडियस सेम हो, तो इसमें एबर्शन या विपथन आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर लेंस चेंज होके धीरे धीरे प्लेन ग्लास में होता जाए, सवाल ये है कि क्या ये इमेज बनाएगा, थोड़ा आगे बनाएगा, पीछे बनाएगा, किस साइज की बनाएगा। तो याद क्या रखेंगे, इस केस में इमेज नहीं बनती बल्कि जो बन रहा है वो गायब हो जाएगा, या हम कह सकते हैं इसमें विपथन का दोष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक समतल उत्तल लेंस, ए प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, एक समतल उत्तल लेंस मतलब ये इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 अपवर्तनांक के किसी माध्यम से बना है, उसकी उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या r है, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स सरफेस इज r, ये है r, देन इट्स फोकल लेंथ इज, इस तरह के लेंस के लिए जो फोकस होता है वो होता है r/μ-1। अब r कितना दे रखा है इसने, r और म्यू कितना दे रखा है 1.5, तो 1.5 - 1 होगा तो क्या होगा r/0.5, या 0.5 से यहाँ आएगा 10 और या कितना आ जाएगा 2r। तो हम यहां से कह सकते हैं कि f = ऐसे लेंस के लिए कितना होगा 2r। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखो ये सब क्वेश्चंस तब हो सकते हैं जब हमें पीछे का पढ़ा हुआ पूरा याद रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सवाल ये है, एक पतला लेंस है जिसकी फोकस दूरी f और इसका डायमीटर d है। The focal length of a thin lens is f and the diameter of its aperture is d. This makes an image of brightness I. If the central portion of aperture be covered up to d/2, then by an opaque paper, then the focal length and brightness of image will be. देखो
सवाल ये है कि अगर ये लेंस है, इसके आधे हिस्से को कवर कर दिया जाए, यहां से हम ये पढ़ते हैं, अगर लेंस का कुछ हिस्सा ढक दिया जाए तो ये इमेज वैसी ही बनाता है, लेकिन उसकी ब्राइटनेस कम कर देता है। बोलता क्या है, इसके भाग को ढक दे। देखो, अगर लेंस की यूं कटिंग करते हैं तब तो फोकस में चेंज आता है, अगर इसको यूं कहीं से भी काट दिया जाए तो एफ तो चेंज नहीं होगा। तो एफ, ये दो नहीं होंगे, ऑप्शन क्या होगा, बी या डी में से। अब देखो क्या है, जितना हटता है वो हटता है एरिया के इक्वल। अगर d/2 हम ढकते हैं तो जो इसका एरिया कवर होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, मीन्स d²/4। मन में आ सकता है कि ये डायमीटर रेडियस क्यों नहीं लिया, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो एरिया जो है वो कितना कवर हो गया, a/4। अभी रिमेनिंग कितना है, 3a/4। तो अब जो इमेज बनती है वो बनती है 3/4 पार्ट की वजह से। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है कि अगर लेंस के कुछ हिस्से को ढक दिया जाए, इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन कितनी कम, यहाँ इसका फोकस f रहेगा और इसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 3i/4। ये था क्वेश्चन नंबर 4। सवाल क्या था कि अगर लेंस के कुछ हिस्से को ढक दिया जाए तो जो इमेज है उसकी इंटेंसिटी और फोकस जो लेंस का है वो किस तरह चेंज होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस द्वारा बने एक वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होगी। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये यहां है। अगर हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दें तो इमेज कहां मिलती है, 2f पे। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है वो 2f + 2f कितना ले लिया जाता है, 4f। अगर यही क्वेश्चन हमसे मिरर के लिए पूछ लिया जाए कि एक मिरर में क्या होता है, तो ये इमेज मिलती है यहाँ इसके नीचे। उस केस में जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज है उसको 4f की जगह क्या कर दिया जाता है, 0। क्वेश्चन नंबर 5 था, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। कि अगर एक लेंस की फोकल लेंथ f है तो उसके ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, और ये होती है 4f। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस के द्वारा एक वास्तविक आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा जब लेंस से बिंब की दूरी हो। हम ये जानते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहां फोकस है, इसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट हो तब तो ये देता है रियल इमेज। f से 2f के बीच में देता है मैग्नीफाइड या आवर्धित इमेज, बड़ी इमेज। 2f के पीछे देता है ये डिमिनिश्ड या स्मॉल इमेज। f के आगे अगर ले आए तब ऑब्जेक्ट वर्चुअल या आभासी इमेज देने लग जाता है। क्वेश्चन क्या है, f फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक आवर्धित और उल्टा ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f विल फॉर्म ए रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड। रियल है, एनलार्ज्ड मतलब बड़ा है, अब मैग्नीफाइड होता है f और 2f के बीच में, मतलब जो u है वो f से बड़ा हो और 2f से क्या हो, कम हो। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन f, गलत है। ग्रेटर देन f कंफर्म नहीं कह सकते। लेस देन 2f, ग्रेटर देन f लेकिन लेस देन 2f। यहां इस सिंबल में मिस्टेक है। ये जो सिंबल, इसका मुंह इधर खुला हुआ है, इसका मुंह होना चाहिए इधर। अगर मान लें कि ये दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं तो हम यहाँ से किसको राइट ऑप्शन दे सकते हैं, डी को, कि ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के बीच में मिलना चाहिए। एक लेंस रियल इमेज तब तक देता है जब तक ऑब्जेक्ट उसके फोकस से पीछे हो। अगर फोकस से आगे चला जाए तो ये वर्चुअल इमेज देने लग जाता है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, if red and violet light rays are of focal length fr and fv then which of the following is true। अगर fr और fv लाल तथा बैंगनी रंग की फोकस लंबाई हो तो क्या सच है। देखो, ये हम पढ़ते हैं
कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा। जिसका लैम्डा जितना ज्यादा होगा उसका म्यू उतना कम होगा, या हम कह सकते हैं कि वो उतना कम रिफ्रैक्ट होगा, या हम कह सकते हैं कि वो उतना कम मुड़ेगा। कम मुड़ेगा इसका मतलब क्या है, वो कम मुड़ेगा। जिसका लैम्डा ज्यादा है वो ज्यादा दूर जाकर मुड़ेगा क्योंकि मुड़ा कम है वो, और जिसका लैम्डा कम होगा उसका म्यू ज्यादा होगा, इसलिए वो यहीं पास में मुड़ जाएगा। अब सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड कलर का लैम्डा, तो रेड का म्यू सबसे कम होगा, तो रेड सबसे ज्यादा आगे जाकर कलेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर है वो ज्यादा होगी किससे, बाकी सभी कलर से। फर्स्ट ऑप्शन है रेड इज ग्रेटर देन वोयलेट, यही राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले कांच के एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, देखो कंफ्यूज नहीं हो, ये इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब है ये, और फोकल लेंथ 0.1 मीटर, इसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर, is cut along a plane perpendicular to principal axis into two equal part। ये principal axis है, इसके perpendicular इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। Then the ratio of focal length of new lenses formed is, अब जो दो लेंस बनते हैं इनकी फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। अगर ये f है तो ये दोनों कितने होंगे 2f। अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो क्या देंगे 1:1। सवाल ये है कि अगर किसी लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बीच में से काट दिया जाए तो इसका रेशियो ऑफ फोकल लेंथ दोनों हिस्सों का क्या होगा, तो क्या आंसर देंगे 1:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है A object of height 1.5 centimeter is placed on axis of convex lens of focal length 25। f जो है वो 25 है, ऑब्जेक्ट की साइज 1.5 सेंटीमीटर है। A real image is formed at distance of 75, then the size of image will be, देखो मैग्निफिकेशन में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, m is equals to I by O is equals to f minus v upon f। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का f कैसा रहेगा प्लस में। कैसी इमेज देता है ये, रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा लेंस के इस साइड में बनती है, तो v किस में लेंगे प्लस में। I निकालना है, O है 1.5, ये दे रखा है 75 माइनस 25 अपॉन 25, ये आएगा 50/25, ये 2, तो I इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3, ये रहा 3 सेंटीमीटर। अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको मिरर और लेंस दोनों के लिए याद है तो इसके क्वेश्चन में कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां तक सभी क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं लेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है लेंस से उत्पन्न पार्श्व आवर्धन, द ग्राफ बिटवीन लैटरल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी। देखो ग्राफ पूछता है m और डिस्टेंस ऑफ इमेज इन दोनों के बीच में। देखो हम ये जानते हैं कि एक किसके लिए पूछता है, लेंस के लिए पूछता है। अगर लेंस में f और 2f के बीच ऑब्जेक्ट हो तब तो जो मैग्निफिकेशन है वो बढ़ता है, 2f के पीछे हो तो मैग्निफिकेशन कम रहता है, और f से आगे जाए तो ये फिर से चेंज होने लग जाता है। या हम कह सकते हैं कि इमेज जैसे जैसे इससे दूर जाएगी मैग्निफिकेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन क्या होगा, इंक्रीज। अब इसमें जैसे जैसे v बढ़ता है मैग्निफिकेशन होता है कम, ये नहीं हो सकता। इसमें बढ़ता है लेकिन एक लिमिट के बाद, चलो इसके बारे में भी सोचेंगे, इसमें कम होता है और इसमें बढ़ता है। एक लिमिट के बाद यहाँ ये बोलता है कि मैग्निफिकेशन फिक्स हो जाता है। m मैग्निफिकेशन इंफिनिटी के केस में बहुत ज्यादा होता है और स्टार्ट कहाँ होता है 2f के बाद में, तो इन सब में सबसे राइट ऑप्शन हम किसको दे सकते हैं, b को। एक और रीजन हम ये दे सकते हैं m इज इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन f, तो m और v का जो इक्वेशन है वो बनेगा यहां से
m और v का इक्वेशन अगर बनाए तो किसको दे सकते हैं, एक लिमिट के बाद इंक्रीज होगा, तो राइट ऑप्शन हम किसको दे सकते हैं, b को। इसमें d के बारे में भी सोचा जा सकता है, जैसे इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो m इज इक्वल्स टू आएगा f अपॉन f माइनस v अपॉन f। यहां से इसका इंटरसेक्ट तो है 1, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। देखो अभी हम कुछ मिस्टेक कर रहे थे, इंटरसेक्ट तो है पॉजिटिव, अब ये लाइन तो जो इंटरसेक्ट काटेगी वो होगा नीचे, और इसका जो स्लोप है वो कैसा, नेगेटिव 1/f, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये, जिसका इंटरसेक्ट है 1 और जो इसका ये स्लोप है ये है नेगेटिव। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि लेंस से उत्पन्न मैग्निफिकेशन और इमेज की डिस्टेंस में ग्राफ कैसा होगा, तो वो हम इस फॉर्मूले से जनरेट करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी अपसारी लेंस के लिए फॉर एनी कॉनकेव लेंस डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज n टाइम ऑफ इट्स फोकल लेंथ, देन लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी। देखो क्या दे रखा है कि ये एक कॉनकेव लेंस है, इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज n टाइम, ये जो u है इसका, ये इसने दे रखा है n टाइम। तो देन द लीनियर मैग्निफिकेशन m होता है f अपॉन f प्लस u, तो यहां आएगा f अपॉन f प्लस nf, f कैंसिल हो तो बचता क्या है, 1 अपॉन n प्लस 1। राइट ऑप्शन ये रहा। मन में आ सकता है कि हमने यहाँ कॉनकेव लेंस के लिए जो f है उसको नेगेटिव क्यों नहीं लिया है। देखो f की वैल्यू u की वैल्यू नेगेटिव तब ली जाती है जब ये किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, जब तक ये f और x के फॉर्म में रहते हैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे 12 हमारे पास है। किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है दोनों सतहों से समान दूरी पर, बड़ी वक्रता त्रिज्या की सतह के ज्यादा निकट, छोटी वक्रता त्रिज्या की सतह के ज्यादा निकट या लेंस के किसी धार के निकट, always equidistant from its weather face nearer to surface of greater radius of curvature। सवाल क्या है, ऑप्टिक सेंटर। देखो सेंट्रल लेंस का वो होता है जहां से हम इसको कट करके बनाते हैं। चलो हम दो स्पेयर ले लेते हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। यहां एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहां है। अब सेंटर कौन सा ज्यादा नजदीक है, ये ज्यादा है या ये है, ये ज्यादा पास है, तो राइट ऑप्शन क्या देंगे, ऑप्टिक सेंटर वहां माना जाता है जहां छोटी सरफेस के ज्यादा पास हो, बड़ी वक्रता त्रिज्या की सतह के निकट या छोटी वक्रता त्रिज्या की सतह के निकट। सतह के किसके पास है, सरफेस। देखो सरफेस ये है, इसके पास है, कौन से की सरफेस है, बड़े वाले की, तो आंसर क्या देंगे, बड़ी वक्रता त्रिज्या की सतह के ज्यादा निकट। क्वेश्चन नंबर 12 था कि किसी लेंस का जो ऑप्टिक सेंटर है वो कहां होता है, तो ऑप्शन क्या देंगे, बी, कि जो बड़ी रेडियस है उसकी सरफेस के ज्यादा पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। इसको बिल्कुल पानी के अंदर डाल दिया जाता है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस एंड वाटर इज 1.5 एंड 1.33 देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो क्या है, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ इंटू म्यू नॉट माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट माइनस म्यू। याद क्या रखेंगे, अगर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी लेंस को पानी में डाल दिया जाए तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो 4 टाइम हो जाती है, 4 गुना इंक्रीज हो जाती है। फिक्स है, तो पहले कितना था, 16 सेंटीमीटर है, 4 टाइम इंक्रीज होगा तो ये कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर। क्या याद रखेंगे, फॉर्मूला अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी लेंस को वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो जो इसका फोकल लेंथ है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए
जिसका अपवर्तनांक लेंस से अधिक है। मतलब अगर लेंस को ऐसे मीडियम में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे खुद से ज्यादा है तो क्या होता है, देखो याद हो तो नीचे आता है म्यू नोट माइनस म्यू। अगर म्यू ज्यादा होगा तो साथ में क्या बच जाता है, माइनस बचता है। माइनस बचने की वजह से हम जानते हैं कि जो लेंस का नेचर है वो चेंज हो जाता है। फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू म्यू नोट माइनस 1 अपॉन म्यू नोट माइनस म्यू। इस माइनस की वजह से नेचर चेंज होता है। तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी, फोकस दूरी वही रहेगी, बी नहीं है। फोकस लेंथ चेंज होगी नीचे, इसकी वजह से फोकस दूरी बढ़ जाएगी, प्रकृति नहीं बदलेगी, चेंज है। फोकस दूरी बढ़ या घट सकती है, प्रकृति बदल जाएगी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसके डिफरेंस के हिसाब से फोकस चेंज होगा। अगर इनका डिफरेंस एक से ज्यादा है तो अलग केस होगा, एक से कम है तो अलग होगा, लेकिन नेचर हमेशा बदलेगा। तो राइट ऑप्शन यहां से हम किसको दे सकते हैं, डी को, कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन इसका नेचर इस केस में हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या है, एक खोखला उभयावतल लेंस, ए होलो डबल कॉनकेव लेंस, ये है खोखला लेंस, कॉनकेव लेंस, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इट कैन बी फिल्ड विद एयर और आइदर टू लिक्विड L1 और L2 हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली। और ये दोनों ही एक से क्या है, ज्यादा है। द लेंस विल डाइवर्ज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इफ इट इज फिल्ड विद, देखो कि ये किस केस में इस लाइट को डाइवर्ज करेगा। देखो डाइवर्ज कब करेगा, अगर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाहर के मीडियम से कम हो। मतलब जब लेंस को खुद से ज्यादा के मीडियम में रखते हैं तो उसका नेचर होता है चेंज। अगर बाहर ज्यादा हुआ तब तो इसका नेचर हो जाएगा चेंज। और ये कॉनकेव की जगह किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। तो जरूरत ये है कि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाहर के मीडियम से क्या रहे, ज्यादा रहे। जब ज्यादा वाले में जाएगा तो इसका नेचर चेंज नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको ऐसे मीडियम से भर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से क्या हो, ज्यादा हो। फर्स्ट ऑप्शन है हवा से भर दें, हवा में रख दें, नहीं, सेम मीडियम में रखते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। हवा से भरे और L1 में डुबोए, अंदर हवा है बाहर मीडियम है तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा। L1 से भरे L2 में डुबोए, अब L1 से भरे और L2 से डुबोए, L1 कम है L2 ज्यादा है, फिर से ज्यादा में डालेंगे तो नेचर चेंज होगा। L2 से भरा जाए, L1 में डुबोया जाए, ये L2 है ये L1 है, L2 ज्यादा है L1 से, ये ज्यादा है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अब इसका नेचर चेंज नहीं होगा। नेचर चेंज नहीं होगा तो ये पहले से डाइवर्ज करने का काम कर रहा था और बाद में भी कैसे लेंस की तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। इसलिए अब अगर इस पे कोई पैरेलल लाइट बीम डाली जाए तो ये उसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एन अपवर्तनांक का एक लेंस, ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is put in a liquid of refractive index n, then its new focal length will be, तो इसकी जो नई फोकल लेंथ है वो क्या होगी, क्या पढ़ते हैं हम, f इंटू म्यू नोट माइनस 1 अपॉन म्यू नोट माइनस म्यू। तो देखो जिसमें f नीचे है वो नहीं आएगा, जिसमें ये डबल नीचे है ये नहीं आएगा। अब देखना है इन दोनों में से, a और d में से। D में ऊपर सिर्फ एन डैश इंटू एन है, ये भी नहीं आएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, एफ इंटू एन डैश इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन डैश माइनस एन। यहां हो सकता है आपके माइंड में है बाहर माइनस क्यों है, यहां पूरे में से माइनस कॉमन लिया गया है। देखो ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए बाहर इसने क्या ले रखा है, माइनस ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि एक माध्यम हवा में उत्तल लेंस और पानी के साथ अवतल बनाता है। मतलब हवा में जब रखते हैं तब तो ये कन्वर्जिंग, और जब इसको मीडियम में रखते हैं तो ये नेचर चेंज कर लेता है। नेचर तब चेंज होता है जब कोई लेंस खुद से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका अपवर्तनांक हवा से कम है, गलत है। दोनों हवा तथा पानी से कम, गलत है।
हवा से अधिक है परंतु पानी से कम है, ये बिल्कुल सही है। इसीलिए जब इसको पानी के अंदर ले जाया जाता है तो इसका नेचर जो है वो पहले से क्या हो जाता है, चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में द्विउत्तल हवा का बुलबुला किसके तुल्य है? देखो ये पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, ये एयर बबल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। यहां ये कॉन्वेक्स सरफेस रखता है, लेकिन जब खुद से ज्यादा मीडियम में जाएगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होने की वजह से इसका नेचर क्या हो जाएगा, चेंज। इसलिए ये बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस या एक डाइवर्जेंट लेंस की तरह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बिहेव्स एज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर पावर इन ए लिक्विड, मतलब उसका पावर जो है वो कम हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसका f जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर से पढ़ते हैं, ए कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए कॉन्वेक्स लेंस इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। जब n1 में ये गया है, पावर चेंज कम हुआ है, फोकस लेंथ इंक्रीज हुई है, लेकिन जो इसका नेचर है वो क्या रहा है, सेम, चेंज नहीं हुआ है। एंड एज ए कॉनकेव लेंस इन अनदर लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, लेकिन जब ये n2 में जाता है तो नेचर चेंज हो जाता है। तो तय है कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 से क्या है, कम है, तभी खुद से ज्यादा वाले मीडियम में जाने पर इसका नेचर क्या हो गया है, चेंज। तो n कम है n2 से, n ज्यादा है n1 से, तो हम क्या कह सकते हैं, ये गलत है, n ज्यादा है n1 से, कम है n2 से, ये रहा राइट ऑप्शन। इसलिए जब इसको n1 में ले जाते हैं तो सिर्फ f चेंज होता है, n2 में ले जाते हैं तो इसका नेचर चेंज हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये है, 1.5 अपवर्तनांक के कांच का एक अवतल लेंस, ए कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज बोथ सरफेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ r on immersion in a medium of this it will behave like। देखो अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो अगर खुद से ज्यादा वाले मीडियम में जाएगा तो नेचर क्या होगा, इसका चेंज, नेचर चेंज होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉनकेव था ये अब कन्वर्जेंट लेंस में बदलेगा, मतलब जो डाइवर्जेंट लेंस था वो कन्वर्जेंट में बदलेगा। तो उत्तर आएगा ए या बी में से। अब सवाल ये है कि 3.5 r होगा या ये होगा फोकल लेंथ। देखिए करना क्या है, एफ डैश जो होता है वो होता है एफ इंटू म्यू नोट माइनस 1 अपॉन म्यू नोट माइनस म्यू। एफ पहले इसकी रेडियस थी r और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, तो इसके लिए एफ होता है r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। ये 1.5 रखेंगे तो जो r अपॉन ये आएगा तो f इज इक्वल्स टू आएगा r। f की जगह रखते हैं r, मीडियम है 1.75, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1.75 आएगा क्या, r इंटू 1.75 इंटू 0.5 अपॉन 0.25, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.5 r। तो ये अब किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कन्वर्जेंस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3.5 r, सॉरी ए की तरह। ये थे ऑप्टिक्स के लेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, इसी को आगे चलेंगे प्रिज्म से रिलेटेड और लेंस से रिलेटेड। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रिज्म। देखो पहली बात तो ये है कि इस ऑप्टिक्स के चैप्टर को हमारी बुक में क्यों डाल रखा है। नॉर्मली क्या है, माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिज्म है, लेंस है, इन सब की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है। देखो ये क्या सोच सकते हैं हम कि मान लो एक लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। मान लो यहाँ कोई लाइट है हमारे पास, इसको यहाँ से टकराकर वापस इधर भेजना है, रिफ्लेक्ट करवा के। अब अगर ऑप्टिक्स हमारा पढ़ा हुआ नहीं होगा तो लाइट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से एक पाइप लगा दी जाए और पाइप का मुंह उधर कर दिया जाए। लाइट अगर यूं जाएगी तो वो पूरी ओवरलैप हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी एक दूसरे में। उसकी क्लियरिटी रखने के लिए जरूरत है कि उसको किसी ऑप्टिकल इंसिडेंस के बाद उधर ले जाया जाए, मतलब यहाँ से जब लाइट आए तो रिफ्लेक्ट होके उधर चली जाए। इस प्रोसेस के लिए हमें ऑप्टिक्स का एनालिसिस करना पड़ता है।
ऑप्टिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम एक टॉपिक लेते हैं प्रिज्म। देखिए प्रिज्म में क्या है, एक ट्रायंगुलर ग्लास है जिसका हमें एनालिसिस करना है। प्रिज्म का जो ऊपर का एंगल है इसको हम बोलते हैं ए, या इसी को हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या है ये? प्रिज्म एंगल। इसमें यहां से लाइट आती है, ये इस सरफेस से, ये जो सरफेस है फर्स्ट, ये है इसका नॉर्मल, ये है इसका नॉर्मल 90 डिग्री पे, इससे आई एंगल पे मान लो यहां से ये लाइट आती है। अब ये जानी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन जब ये यहां आती है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो हम क्या जानते हैं कि लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, इसलिए ये इधर मुड़ जाती है कुछ नीचे। जिस एंगल से नीचे आई है इसको बोलते हैं R1, रिफ्रैक्टिव एंगल एट फर्स्ट सरफेस। यहां से अब ये जानी चाहिए थी, ये है इस सरफेस का नॉर्मल, जानी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन जब ये डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हटती है, इसलिए ये चली जाती है इधर। नॉर्मल से जो इसका ये एंगल है इसको बोलते हैं ई, या एग्जिट एंगल इसको हम बोल सकते हैं। ई क्या है? एग्जिट एंगल है। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है। सेकेंड सरफेस से जो इसका यहां एंगल है इसको नाम दे देते हैं R2। अगर यहां से कोई आदमी देखता है तो उसको यूं लगता है लाइट आ रही थी इधर से, मतलब लाइट का एक्चुअल पाथ जो था वो था इधर, इस डायरेक्शन में। फाइनली लाइट चली गई इस डायरेक्शन में। जितने एंगल से ये मुड़ गई इसको बोलते हैं डेल्टा, या एंगल ऑफ डेविएशन। मैं इस डायग्राम को दो आपको बनाकर दिखाऊंगा, एक बार अभी समझे, फिर से अभी इसको समझेंगे। ये आई है, ये R1 है, तो इस एंगल को बोलते हैं I माइनस R1। ये E है, ये R2 है, तो इसको बोलेंगे E माइनस R। मैं फिर से इसी डायग्राम को एक बार आपके सामने ड्रॉ करता हूं। देखिए देखिए ये एक प्रिज्म है जिसका ये क्या है? ए है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? प्रिज्म एंगल। यहां से लाइट आती है, ये इस सरफेस का नॉर्मल है। कितने एंगल से आती है? I1 से। जानी चाहिए थी ये स्ट्रेट, लेकिन जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, इधर मुड़ गई। ये है इस सरफेस का नॉर्मल। बाहर जब ये निकलती है तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आने की वजह से नॉर्मल से दूर हट जाती है। जिस एंगल से निकलती है उसको हम बोल सकते हैं एग्जिट एंगल। जिस एंगल से आई है इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल से जो एंगल है उसको R1 बोलते हैं। सेकेंड सरफेस पे जो एंगल है इसको R2 बोलते हैं। बाहर वाले को लाइट दिखती है यहां से आती हुई, मतलब लाइट जानी चाहिए थी इधर, वो चली गई इधर, इसलिए यहां जो एंगल है इसको बोलते हैं डेल्टा, या एंगल ऑफ डेविएशन। ये I है, ये R1 है, तो जो ये एंगल है इसको बोलते हैं I माइनस R1, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं E माइनस R। अब हम प्रिज्म को स्टार्ट। देखो प्रिज्म में सामने एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें ये A एंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं M। किसी भी ऐसी शेप में जो ये एंगल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, वो हमेशा 180 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है? 180। दूसरा यहां एक इस तरह का ट्राइंगल हमें दिखता है, ये जिसमें ये है R1, ये है R2 और ये है M। ट्राइंगल के तीनों एंगल जो है वो भी कितना होता है? 180। तो हम क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 प्लस M इज इक्वल्स टू क्या है? 180। देखो M 180,
यहां ए की जगह क्या लिखा गया है, R1 प्लस R2। तो प्रिज्म का जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो हम क्या याद रखेंगे कि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A। इन दोनों एंगल का सम इस प्रिज्म एंगल के इक्वल होता है। दूसरी चीज, यहां एक इस तरह का एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ये है I माइनस R1, ये है E माइनस R2 और ये दे रखा है हमें डेल्टा। याद रखेंगे कि प्रिज्म के किन्हीं दो इंटरनल एंगल का सम, किसी भी ट्राइंगल के लिए दो इंटरनल एंगल का सम तीसरे एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। क्या याद रखेंगे, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटर्नल एंगल, तीसरे बाहर वाले के। तो क्या है, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ये दोनों मिलके बराबर होंगे किसके, डेल्टा के। ये और ये मिलके किसके बराबर होंगे, डेल्टा के। देखो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं I प्लस E माइनस इन दोनों में R1 प्लस R2 को पास लिख दें तो बराबर आता है डेल्टा। अब R1 प्लस R2 को हम क्या बोलते हैं, A, तो इसको लिख सकते हैं I प्लस E माइनस A इज इक्वल्स टू डेल्टा। प्रिज्म के जो बेसिक क्वेश्चन है वो इन दोनों इक्वेशन किए जाते हैं, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A और I प्लस E माइनस A इज इक्वल्स टू डेल्टा। देखो प्रिज्म के लिए हमें करना क्या है, हमें इस प्रिज्म के बारे में पढ़ना क्या है। प्रिज्म के लिए हमें जो चीज एनालिसिस करनी है वो है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या चेक करना है हमें, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब लाइट जो है वो कम से कम डेविएट हो, इस कंडीशन को हमें प्रिज्म के लिए एनालाइज करना है। देखो क्या है, मान लो 30 डिग्री के एंगल पे कोई लाइट एंटर करती है और बाहर आती है 50 पे, तो कितनी डेविएट हुई है, 30 पे एंटर की और 50 पे बाहर आई, तो डेविएशन है 20 डिग्री। यही लाइट अगर 40 पे आती और बाहर निकलती 50 पे, तो डेविएशन होता 10 डिग्री। और अगर ये लाइट 40 पे आए और 40 पे ही बाहर चली जाए, तब जो डेविएशन इसका होगा वो होगा 0 डिग्री। मतलब अगर हम कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन इसकी पढ़ना चाहें तो क्या होगी कि जो I है वो किसके इक्वल होना चाहिए, E के इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एग्जिट एंगल के लिए। अब I और E अगर बराबर है तो दोनों सरफेस सेम है, जो R1 और R2 है ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लेते हैं दोनों R के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, देखो प्रिज्म के लिए फर्स्ट फॉर्मूला आया था कि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू होता है A। तो दोनों की जगह अगर R लिख दें तो क्या होगा, 2R इज इक्वल्स टू A या R इज इक्वल्स टू A बाई 2। ये तो आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। सेकंड क्या था कि I प्लस E माइनस A इज इक्वल्स टू था डेल्टा। अब हम बोल रहे हैं कि मिनिमम डेविएशन के लिए I और E दोनों क्या हो, सेम हो, तो E की जगह पे भी हम I लिख देते हैं, तो I प्लस I माइनस A इज इक्वल्स टू डेल्टा। डेल्टा के पास में अब आएगा मिनिमम, क्योंकि हम किसकी कंडीशन देख रहे हैं, मिनिमम डेविएशन की। I और I कितना हो गया, 2I, माइनस का A इधर आया तो प्लस में, तो हम क्या कह सकते हैं, 2I प्लस A इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम। तो I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा मिनिमम, ये माइनस है यहाँ, इधर आएगा तो प्लस में, अपॉन 2, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये है R। याद हो तो स्नेल का लॉ था म्यू इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R।
आई और आर दोनों की वैल्यू अगर हो तो प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका फॉर्मूला दिया जाता है साइन आई की जगह लिखेंगे डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू और आर की जगह लिखेंगे साइन ए बाई टू। ये है फॉर्मूला किसके लिए? प्रिज्म के लिए। मिनिमम डेविएशन के बाद जब हम प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो म्यू इज इक्वल्स टू मिलता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम एक स्पेशल केस में ले जाना चाहें तो क्या करेंगे? देखो, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर कभी थीटा छोटा हो तो जो साइन थीटा है इसको लिख दिया जाता है थीटा। तो ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है। अगर इन दोनों से साइन हटा दे, ये कैसे आता है? देखो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी मिलती है? जीरो। अगर थीटा छोटा था तो यही वैल्यू यहां आ गई, तो यूं ही थीटा कहां आ गया? यहां। तो साइन अगर हटा देंगे तो आएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू, टू से टू कैंसिल, म्यू ए इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, इसको इधर ले जाएं तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए। ये थे प्रिज्म के फॉर्मूले जो हमने आज पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिज्म पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे प्रिज्म का कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। बाय।